हेलो। देखिए इक्विटी में अब तक जो बताया गया था, फिर एक बार देखिए तब आगे बढ़ा जाए। अभी आपका उत्पत्ति और विकास जो है मेंस में पूछा गया, उसको फिर हम क्रम बनाते हैं। लेकिन अब तक जो आपका पढ़ाया गया है, एक तो नेचर ऑफ इक्विटी यानी कि साम्य की प्रकृति। चांस रहता है कि एक क्वेश्चन आपका नेचर से भी बन जाए, और बनता भी है, बिहार में बना था। इसके बाद साम्य की उत्पत्ति एवं विकास से एक क्वेश्चन बनता है प्री में, मेंस में। तो फिर उसी विकास को हम आगे बढ़ाते हैं, और जितना डिटेल में बताया गया था उसको थोड़ा शॉर्टकट कर देते हैं। आपका साम्य की उत्पत्ति एवं विकास अचानक नहीं हुआ, बल्कि एक सुव्यवस्थित ढंग से किया गया। और इसका जो उत्पत्ति होती है वह रोम में होती है। 366 ईसा मने ईसा पूर्व आपका रोम के राजा ने न्याय के लिए प्रेटरों को नियुक्त किया। अब यही क्वेश्चन फिर बिहार का आ गया, वो भी चलना है, मैं प्री वाला भी, कि आपका मने रोम में किसने साम्या की उत्पत्ति की, चार नाम दिया था, तो क्या मार्क कराएंगे? प्रेटर। प्रेटर जो है वर्तमान समय में किसके समकक्ष थे, किसके परल थे? सीजियम के, यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो जब राजा प्रेटर की नियुक्ति करता था, तो प्रत्येक प्रेटर अपने न्यायालय में कार्यवाही के लिए वार्षिक कैलेंडर बनाता था। कैलेंडर मतलब कि एक वर्ष में के लिए अपने न्यायालय की प्रक्रिया बनाता था, प्रोसीजर। और उसमें ये था कि आपका अगर कोई मामला, बैठिए भाई, अगर कोई मामला आता है और जो प्रक्रिया राजा या प्रेटर ने बनाई है, अगर उस प्रक्रिया से वह मामला फॉलो नहीं होता, यहीं रखिए इधर, फॉलो नहीं होता का मतलब ये हुआ कि गवर्न नहीं होता, तो प्रेटर क्या करने लगे कि उस मामले का निपटारा स्वविवेक से करने लगे। तो किस आधार पर विवेक का प्रयोग करते थे? न्याय के आधार पर, प्राकृतिक न्याय के आधार पर, अंतःकरण के आधार पर, साम्य के आधार पर। और यहीं से जो ये चार शब्द मैं लगातार बता रहा हूँ, इसी को हम एक समता के आधार पर करते थे। और इसी पांचों शब्दों को क्या कहा जाता है? इक्विटी। तो यहाँ से विकास हुआ। इसके बाद हम बताए थे कि रोम में आपका कह सकते हैं कि जो रोम के नागरिकों के बीच विवाद थे, उनके लिए अलग नियम था। और रोम और विदेशियों के बीच विवादों के लिए अलग नियम था। तो प्रेटरों ने यहाँ भी सुधार किया, और सभी नियमों माने दोनों के लिए जो नियम थे क्या कर दिए? समान। यानी कि आपका भारत में, यानी कि विधि के समझ समता, और चाहे देशी हो या विदेशी, एक ही प्रक्रिया से गवर्न होगा। और एक ही न्यायालय में उसके लिए क्या चलेगा? मुकदमा। और एक ही कानून से वह क्या होगा? गवर्न। ये आपका प्रेटरों ने ये बैलेंस बना दिया। इसके बाद आपका इंग्लैंड बताया गया। इंग्लैंड में जो बताया गया वह आपका तीन माने 13वीं शताब्दी तक तीन न्यायालय बताए गए। और आपका राजकोष का न्यायालय यानी कि एक्सचेकर का जो न्यायालय था, उसमें आपका माने राजा चांसलर नियुक्त करता था। तो एक्सचेकर का जो न्यायालय था, वह न्यायालय को उस न्यायालय को राजा ने अथाह पावर दिया था। और सबसे पहले रिट जारी करने की शक्ति भी राजा ने किस न्यायालय को दी थी? एक्सचेकर। एक्सचेकर अभी आइए। एक्सचेकर न्यायालय करता क्या था कि अगर जहां इंग्लैंड में कोई नया विवाद उत्पन्न होता था उसके कोर्ट में, और उसके लिए कोई कानून कहीं नहीं रहता था, तो वह अपने विवेक से निर्णय देता था। अब ये जो एक्सचेकर चेंबर का न्यायालय था, 1774, नहीं 1474, सही है ना डेट? एक, हाँ हाँ, 1474 ईस्वी में आपका ये इस न्यायालय को आपका चांसरी न्यायालय बना दिया गया।
चांसरी कोर्ट बना दिया गया और तब शुद्ध रूप से साम्य न्यायालय की अलग से स्थापना कर दी गई। तो फिर बिहार का क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में किस न्यायालय को साम्य न्यायालय कहा जाता था? तो आपका चांसरी न्यायालय को, कोर्ट ऑफ चांसरी। किस न्यायालय को? अगर पूछ ले कि कब यह स्थापित हुआ अलग से न्यायालय, तो आपका 1474 ये बताया गया था। प्रयास करिए कि अभी तैयार करिए। चलता रहा मामला, चलता रहा, ये न्यायालय अपना निर्णय देते रहे। तब तक आपका ये न्यायालय बढ़ते मैंने फूलते फलते रहे। तो इंग्लैंड की संसद ने 2 कानून बनाया। फिर आपका बिहार का ये क्वेश्चन है कि द जुडिकेटर एक कब कब पास किया गया? तो सन याद रखना है, 1873 और 1875। और किस न्यायालय को समाप्त कर दिया गया? चांसरी। लेकिन इक्विटी बनी रही। तो इक्विटी कहाँ गई? तो जो चांसरी न्यायालयों को साम्य के आधार पर भी निर्णय देने का हक था, और वह हक अब जो सामान्य न्यायालय थे, यानी कि जो जनरल कोर्ट है, उनमें समाहित हो गए। यानी कि साम्य न्यायालय समाप्त हुआ, साम्य नहीं समाप्त हुई। साम्य आज भी जीवित है। इसका मतलब ये इंग्लैंड का इतिहास। भारत का आ जाइए। भारत में पहले मुस्लिम विध का देख लिया जाए, तब भारत में धर्मशास्त्र से उठा के और वर्तमान समय पर आना है। मुस्लिम विध में भी आपका साम्य पाया जाता है, जिसे इस्तीहसन कहते हैं, यानी कि विधिक साम्य। देखिए, इस्ती दलाल पूछे तो वह आपका लोकहित, इस्ती दलाल। और इस्तीहसन पूछे तो वह विधिक साम्य कहलाती हैं। यानी कि मैं इतिहास भी बताया था, फिर एक बार देखिए। पहले खलीफा अबू बकर ने प्रॉफिट या पैगंबर साहब से पूछा, मैंने पैगंबर साहब ने पहले खलीफे अबू बकर से पूछा कि ये बताओ, अगर तुम्हारे सामने कोई विवाद उत्पन्न होता है तो तुम क्या करोगे, कैसे फैसला दोगे? तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप मैंने कुरान पर हम विश्वास करके फैसला देंगे। फिर कहे कि अगर कुरान में कोई बात न मिले तब क्या करोगे? तो आपका जो ट्रेडिशन है, परंपरा है, हदीस है, सुन्ना है, सुन्ना माने परंपरा, उस पर हम अपना निर्णय आधारित करेंगे। फिर पूछा गया अगर सुन्ना में भी कुछ ना मिले तो आपका तो ये कहे कि हम न्याय करेंगे अपने विवेक युक्ति के अनुसार। तो जो ये विवेक युक्ति है, यानी कि जो अंतःकरण से क्या निकले बात, वहीं आपका इक्विटी है। और उसको आपका कहते हैं क्या मुस्लिम विद में, इस्तीहसन। वैसे एक लोग पूछ रहे थे, बता दिया जाए भाई चारों के बारे में। यानी कि जो मुख्य स्रोत मुस्लिम विद के हैं, बता दें अलग से एक लाइन, क्योंकि एक दो लोग पूछ रहे थे नए लोग। तो उसको चारों को हम एक एक लाइन बताएंगे, डिटेल में नहीं। जो माने मुख्य स्रोत या मेन जो सोर्सेज है मुस्लिम विद के, वो 4 हैं। चारों को एक एक लाइन समझ लीजिए, ताकि फिर आपका कम से कम ये तो रहे कि हाँ हमें चारों आता है। पहला है कुरान। ये माना जाता है कि जो दैवीय संदेश प्रॉफिट या पैगंबर साहब को प्राप्त हुए, वे दैवीय संदेश कुरान में लिखे गए हैं। अतः कुरान सर्वोच्च स्रोत है, ये अपरिवर्तनीय है। क्यों अपरिवर्तनीय है? क्योंकि आपका स्पष्ट मुस्लिम विध में लिखा गया है कि अल्लाह केवल और केवल एक है, और अल्लाह के आखिरी रसूल, रसूल मने मैसेंजर, मैसेंजर मतलब दूत, पैगंबर साहब है। इसके बाद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं पैदा हुआ जिसे कि अल्लाह के माने अल्लाह के विचार जिस पर प्रकट हो सके। अतः पैगंबर साहब आखिरी रसूल है। यानी कि ये आखिरी रसूल थे जिन पर कि आपका कह सकते हैं अल्लाह की कृपा थी, और अल्लाह से सीधे ये संवाद करते थे, और अल्लाह इनको संदेश देते थे। और जो संदेश देते थे वह कहाँ वर्णित है? कुरान।
अतः कुरान जो पवित्र ग्रंथ है वह न अपरिवर्तनीय नहीं है, चेंज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अब ऐसा कोई व्यक्ति ही पैदा नहीं होगा जिस पर कि अल्लाह को जिसे अल्लाह का संदेश प्राप्त हो, क्योंकि पैगंबर साहब आखिरी क्या थे? रसूल। ये कुरान है। उसके बाद आपका आता है हदीस या सुन्ना। सुन्ना का मतलब ये हुआ कि जो पैगंबर साहब ने आचरण दर्शाया, जो उन्होंने कार्य किया या जो कार्य उनके सामने हो रहा था और वह मौन रह गए, मैंने उसका विरोध नहीं किए, तो उनका ये ट्रेडिशन माना जाता है। ये मुस्लिम विद का दूसरा स्रोत है। जैसे पूछा जाता है चार विवाह, तो चार मने विवाह करना ये सुनना है, क्योंकि पैगंबर साहब ने ऐसा कार्य किया था। आप ये कहेंगे कि उन्होंने चार मैरिज किया था, अतः ये उनका क्या है? सुन्ना है। तीसरा जो स्रोत आता है वह इजमा होता है। इजमा का मतलब ये हुआ कि विधि शास्त्रियों का मतैक, यानी कि तमाम विद्वान जुटते हैं और जुट कर जो बातें न तो कुरान में लिखी हैं न सुन्ना है उनका, उस विषय पर आपका एक राय व्यक्त करते हैं। तो इजमा मतलब क्या? कई व्यक्ति एकत्रित हुए और किसी मुद्दे पर क्या किए? अपना एक राय व्यक्त किए। और चौथा कयास। कयास मतलब कि अनुमान लगाना, मापन करना। अर्थात इसका मतलब एक देखिए, जैसे उस समय आपका दो बूंद ही केवल चलता था, यानी कि शराब थी, और आज आपका हीरोइन से लेकर आपका अफीम तक मैंने तमाम नई नई बुराइयां उत्पन्न हो गई हैं दो बूंद के अलावा। तो एक कयास लगाइए कि अगर आज पैगंबर साहब होते तो क्या इन चीज़ों को प्रतिबंधित करते? तो जब उन्होंने शराब को प्रतिबंधित कर दिया तो इन बुराइयों को भी एक अनुमान लगाया जाता है कि आज रहते तो क्या करते? प्रतिबंधित। तो कयास एक आदमी भी लगा सकता है, कयास एक आदमी भी लगा सकता है, लेकिन इजमा के लिए एक आदमी नहीं बल्कि तमाम विद्वान क्या करते हैं? जुटते हैं तब। यानी कि चार स्रोत हैं। ये एक दो लोग पूछ रहे थे भाई बताना, 2 मिनट जरूरी था। फिर बैक होइए साम्या पर। अब आपका हिंदू विधि और वर्तमान समय में देखा जाए, यानी कि भारत में साम्या का विकास चल रहा था, और भारत में साम्या का विकास को हम 3 चरणों में बांट रहे हैं। देखिए भाई, आपका पहला जो चरण है ये हम प्राचीन चरण बताएंगे। फिर आपका जो बताएंगे अंग्रेजों का काल बताएंगे कि उस समय क्या नियम थे, और जब भारत आज़ाद हो गया यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद क्या नियम है, 3 एंगल से जानना है। प्राचीन काल में जो न्याय किया जाता था वह धर्मशास्त्रों के अनुसार किया जाता था, और धर्मशास्त्रों में जो बातें लिखी थी उसी के अनुसार राजा और अन्य व्यक्ति न्याय करते थे। लेकिन आपका वहाँ भी ये नियम था कि अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है और उसके साल्व या समाधान के लिए धर्मशास्त्रों में कोई प्रावधान नहीं है, ऐसी दशा में रीजन या युक्ति कहा जाता था कि राजा अपने विवेक से उस मामले में जो उचित हो फैसला ले सकता है। तो जो ये युक्ति है, रीजन है या विवेक है, इसी को क्या कहा गया उस समय? साम्य। जब भी राजा अपने विवेक का प्रयोग करे, न्यायपूर्ण ढंग से करे, अंतःकरण का प्रयोग करे, प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन करे, समता का बर्ताव करे, ईमानदारी से करे, सच्चाई से करे, बेईमानी न करे, कपट न करे, और यही जो शब्द हैं इसी को तो बार बार मैं बता रहा हूँ क्या कहा जाता है? साम्य। तत्पश्चात अंग्रेजों का काल आया। अंग्रेजों ने न्यायालयों की स्थापना की, और अब आइए, न्यायालयों के लिए अंग्रेजों ने कानून बनाया। लेकिन अंग्रेज इस बात पर भी सहमत थे कि जो हम कानून बना रहे हैं
अगर न्यायालय में कोई विवाद उत्पन्न होता है और उस कानून में उसका समाधान नहीं है तो न्यायालय साम्य के आधार पर निर्णय दे सकते हैं, अर्थात न्यायालयों को जो उचित लगे वह निर्णय दे सकते हैं। अर्थात किस आधार पर, फिर वही शब्द बार बार, तो बार बार ना बताया जाए, 2 बार मैं बता चुका हूँ। किस आधार पर? न्याय के आधार पर। किस आधार पर? प्राकृतिक न्याय। लेकिन कब? जो बातें कानून में लिखी गई हो कि न लिखी गई हो। क्यों? क्योंकि कभी भी साम्य ने विधि का विरोध नहीं किया। आगे हम डिटेल में चलेंगे, इसके बाद तो परिभाषा के बाद 12 सिद्धांत ही चलना है। कभी भी साम्य विधि का विरोध में नहीं खड़ा हुआ, हमेशा विधि का क्या रहा? पिछलग्गू। याद रखिएगा, आगे नहीं बढ़ा। ये नहीं कि विधि को हम विफल कर दें, तो आगे बताया जाएगा कैसे आपको फॉलो किया जाएगा। ये अंग्रेजों का काल हो गया। अब आधुनिक काल आइए। जहाँ तक आपका कह सकते हैं कि आधुनिक काल की बात है, या आपका 26 जनवरी 1950 की बात है, भारत में इंग्लैंड के चांसरी न्यायालय की तरह साम्य के अलग न्यायालयों का गठन कभी नहीं किया गया। याद रखें, कभी नहीं किया गया। जो सामान्य न्यायालय थे उनको ही सामयिक अधिकार भी दे दिया गया है। अर्थात जो जनरल कोर्ट हमारे यहाँ आज मौजूद हैं वह विधि के भी न्यायालय हैं और किसके? सामने। तो इसके लिए आपका 4 पॉइंट देखना पड़ेगा। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 136 पढ़िएगा, संविधान का अनुच्छेद 142। ये पहले भारत के लिए पढ़ना है, हम बता रहे हैं अभी बहुत डिटेल में इसको। दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी की धारा 482 पढ़िएगा, और सीपीसी यानी कि द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 151। यहीं भारत में अगर आप 2 अनुच्छेद और 2 सेक्शन याद रखेंगे तो इसी में लगभग पूरी साम्या क्या है, माने 80% जो इक्विटी का नियम है यहीं से गवर्न होता है। मैं स्पष्ट बता दूं, 80% जो साम्य का नियम है इन्हीं अनुच्छेदों और इन्हीं आपका, और भी 1-2 अनुच्छेद बता दें भाई, 2 to 6 आप पढ़ सकते हैं, 32 पढ़ सकते हैं। ये तो इसी में उपचारात्मक है, उसमें बहुत आप पढ़ सकते हैं। कौन सा अनुच्छेद? 2 to 6 हाई कोर्ट के लिए, और 32 किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट। ये भी आप देख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए एक एक शब्दों को भाई। सबसे पहले हम उच्चतम न्यायालय उठाते हैं, और आपका उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 136, इसको देखिए बार बार पूछा भी जाता है। देखिए अनुच्छेद जहाँ तक 136 की बात है, 136 एसएलपी की बात करता है, स्पेशल लीव पिटीशन की बात करता है, विशेष अनुमति याचिका की। विशेष अनुमति याचिका होती क्या है? विशेष अनुमति याचिका का मतलब ये हुआ कि आप उच्चतम न्यायालय से अपील के लिए इजाजत मांगते हैं। तो अब पहला क्वेश्चन ये उठता है कि अनुच्छेद 136 के तहत उच्चतम न्यायालय में अपील की जाती है कि इजाजत मांगी जाती है? तो अपील नहीं की जाती, बल्कि अपील की क्या मांगी जाती है? ये जो उच्चतम न्यायालय इजाजत देता है अपील का, वह न्याय पर आधारित है। ये शुद्ध रूप से साम्य पर आधारित है। प्री में पूछा भी गया है, केस सहित हम बताएंगे कि ये शुद्ध रूप से किस पर आधारित है। अभी तो बिना केस के पढ़िए भाई, 136 चलेगा तो जे में आ चुका है क्वेश्चन कि कौन से केस में कहा गया। तो अनुच्छेद 136 आपका न्याय साम्य पर आधारित है, वो लिखवाया जाएगा। ये साम्य का ही नियम है। फिर देखिए, तो अर्थात इसमें कहा क्या गया है कि भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा, अब हाई कोर्ट नहीं, भारत के शब्द पकड़िए, भारत के किसी भी न्यायालय, किसी भी प्राधिकारी, किसी भी अधिकरण द्वारा कोई निर्णय, दंडादेश, फैसला, आदेश, डिक्री पारित की गई है, किसी प्रश्न का निर्धारण किया गया है,
तो सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त मांगी जा सकती है अपील के लिए किस अनुच्छेद के तहत? 136। तो 3-4 आप नियम देखिए, जहाँ की अब आइए, बैठिए भाई, पीछे बैठ जाइए। हाँ, थोड़ा देखिए भाई, फिर एक बार सतर्क किया जा रहा है आप लोगों को, क्योंकि माहौल फिर पुराना माने धीरे धीरे आ रहा है। तो जो लोग भाई, सैनिटाइजर भी बाहर रख दिया गया है, और आपका केमिकल भी क्लास में अब छिड़का जाएगा। कल केमिकल है, पिछली बार करदा गया था, तो केमिकल से आपका छिड़का भी जाता है। जो लोग मास्क पहनना चाहते हैं भाई, पहन सकते हैं आप। अच्छा यही रहेगा कि भाई मास्क पहन कर पढ़िए, और केमिकल तो छिड़कवाया ही जाएगा। मास्क वैसे रखा रहेगा हर सोमवार से, जिनको ज़रूरत हो भाई ले लेगा, ये नहीं कि अब रोज लेकर जाइए तब तो हो गया। यानी कि आपका मास्क रखा रहेगा। और ये मान कर चलिए, जो संभावना बन रही है भाई, वैक्सीन लगवा लीजिए आप लोग, जो लोग ना लगवाए हो। हाँ, अपना वैक्सीन लगवाइए, तो भाई अपना फिर एक बार माने, और हो सकता है कि मार्च तक, जैसे होली बाद जैसे पिछली बार आई थी, तो हो सकता है 1-2 माह के लिए डिस्टरबेंस हो। तो आपका, क्योंकि धीरे धीरे आपका जो माने चिड़िया उड़ना प्रारंभ करती हैं, तो धीरे धीरे उड़ना कल से, आज से प्रारंभ भी हो जाएगा। 11 से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू सरकार, तो अचानक नहीं दबोच लेता अजगर। अजगर क्या करता है, धीरे 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 क्या करता है, दबोचता है। कब तक दबोचता है? जब तक जानवर की क्या न हो जाए। तो सरकार धीरे धीरे अपना रूप दिखाना शुरू कर रही है। तो आपका, इसलिए अब आपका जनवरी फरवरी मान के चलिए 2 माह तो चल ही जाएगा। मार्च में भले 1-2 माह डिस्टर्ब हो, तो भाई प्रयास करना है, क्योंकि जे का एग्ज़ाम प्री का आपका फरवरी लास्ट तक हो जाएगा। मैं बता दूं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, यही 4 सब्जेक्ट बचे हैं। 2 आपका टीपीए और कॉन्स्टिट्यूशन चल ही रहा है, 2 और हमें मुख्य रूप से पढ़ाना है इधर, कॉन्टेक्ट और सीपीसी। तो शाम के बाद हम कॉन्टेक्ट लगाकर समाप्त कर देंगे। उसके बाद टीपीए के बाद सीपीसी। सीपीसी भाई क्रैश कोर्स में नहीं, रेगुलर बैच में चलेगी, ताकि 1 माह चले सीपीसी कम से कम। और आपका या तो इसके माने साम्या के बाद ही सीपीसी लगा दिया जाए, टीपीए के बाद कॉन्टेक्ट लगेगा, ये भी हो सकता है कोई। क्योंकि सीपीसी भाई अब जरूरी है, और सीपीसी आपका अभी सॉल्व करिए, तो सीपीसी वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिए। हमारी कई लोग आपस में ये कहे, अभी वो 15 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, जब उस समय पढ़ाया जाएगा तब आप सॉल्व करिएगा, लेकिन 135 क्वेश्चन तो करिए। अब ये भी है कि 135 क्वेश्चन के लिए, मैंने 15 क्वेश्चन के लिए हम 135 क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते। तो इसीलिए ये सब सब्जेक्ट चल रहा है, और सीपीसी कम से कम 1-1.5 माह लगेगा। तो जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक हम आपका पूरा क्या करेंगे डिटेल में, एक चलता रहेगा भाई, जैसे संविधान भी चलता रहेगा। 2-2.5 माह तो ऐसे लग जाता है। वैसे अच्छा है कि हाँ, नोट्स भाई देखिए सोमवार को आपको प्रोवाइड हो जाएगा। आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन और आपका जूरिस्प्रूडेंस का नया नोट्स बनाया गया है। तो जिन लोगों की आवश्यकता होगी नए नोट्स की, फोटो स्टेट के लिए दिया गया है, समय के अभाव के कारण नहीं आ पा रहा है। तो आइए फिर देखा जाए भाई, 136 हम बता रहे थे, फिर बैक होइए। 136 2-4 मिनट समझिए, तब 142 लगातार तो यही बताया ही जा रहा है, और हमेशा यही चलता भी रहेगा साम्या में। लेकिन एक बार समझ लेंगे तो दोबारा हम बताएंगे 136, तो आपको ज़्यादा मने नहीं बताएंगे, हल्का सा बताकर क्या किया जाए, निकल चला जाए, क्योंकि ये बार बार आते रहेंगे अनुच्छेद। फिर एक बार देखिए, यानी कि किसी भी न्यायालय, अब गौर करिए थोड़ा, किसी भी न्यायालय, यानी कि जो अब तक हमने देखा ज़्यादातर मामलों में कि उच्च न्यायालय फैसला देता था, और उसकी अपील कहाँ होती थी? उच्चतम न्यायालय। लेकिन अनुच्छेद 136 बहुत व्यापक है, चाहे सत्र न्यायालय दे या कोई मजिस्ट्रेट कोई फैसला दे, हाई कोर्ट दे, इससे मतलब नहीं है। उसकी अपील हम कहाँ माने कहाँ इजाज़त ले सकते हैं? जाकर सुप्रीम कोर्ट। अब बस ये कह देंगे कि हजूर, अगर आपने हस्ताक्षेप नहीं किया तो इक्विटी का उल्लंघन होगा,
न्याय की हत्या हो जाएगी। आपके दरवाजे पर हम आए हैं, इजाजत दे दीजिए ताकि हमारी अपील क्या हो जाए, स्वीकार। ये यानी कि न्याय की हत्या को रोकने के लिए कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है? तो किसी भी न्यायालय, तो अब अगर पूछे आपसे कि अगर कोई कोर्ट ऑफ सेशन ने, सत्र न्यायालय ने निर्णय दिया तो क्या सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है? तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से क्या लेकर? ये नहीं कहेगा डायरेक्ट, लेकिन लगाकर कहिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ। अब आइए दूसरा है किसी न्यायालय, तो न्यायालय हो गया चाहे हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट, किसी प्राधिकारी, चाहे डीएम, एडीएम, एडीएम जो भी हो, तहसीलदार भी हो, और किसी ट्रिब्यूनल या अधिकरण। अब अधिकरण में ही सतर्क रहना है। जितने ट्रिब्यूनल हैं वो, और अधिकरण में आपका संघ लोक सेवा आयोग कोई फैसला दिया, आपका राज्य लोक सेवा आयोग दिया, निर्वाचन आयोग दिया। तो अब समस्या है कि कोई निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया है, तो क्या 136 के तहत वह ट्रिब्यूनल माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? और उस आदेश को हम चैलेंज कर सकते हैं कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। और क्या लेकर? सुप्रीम कोर्ट से इजाजत। 136 के तहत अपील होती है कि इजाजत मांगी जाती है, इजाजत। और जब सुप्रीम कोर्ट इजाजत दे दिया तो अपील आपकी क्या हो गई? स्वीकार। तो ये साम्या पर ही आधारित है, याद रखिएगा शुद्ध रूप से। अब आइए 142। 142 का एरिया ज्यादा है, तो मेंस में पूछा जा रहा है, प्री में तो लगातार आ रहा है। अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय में सामयिक शक्ति निहित करता है, इनहेरेंट करता है, अंतर्निहित करता है, समाहित करता है। प्रदान न कहिएगा, मैं बता रहा हूँ समाहित करता है। समाहित और प्रदान करने में अंतर है। समाहित का मतलब कि उसमें निहित है, और प्रदान करना मतलब उसको क्या किया गया है। जैसे कि मान लीजिए, हाँ, निहित और प्रदान करने में अंतर है, याद रखिए। तो बताइए अंतर्निहित शक्ति सुप्रीम कोर्ट की किस अनुच्छेद में पूछा गया था? यूपी में 142। ये सहज शक्ति भी कहा जाता है। इसके बारे में समझिए डिटेल में, तो सुप्रीम कोर्ट चलेगा तो 7-8 केस भी बताना पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय आपका पूर्ण न्याय के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय साम्य का न्यायालय है। अगर उच्चतम न्यायालय न्याय के लिए, जस्टिस के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक काम नहीं कर सकता, जो कानून में स्पष्ट रूप से लिखा गया है उसका क्या नहीं कर सकता? उल्लंघन। यहाँ तक कि कई उदाहरण मैं बताया कि यह एब्सोलूट जस्टिस के लिए, आमनी की अवमानना के लिए भी दंडित दे सकता है। भारत के किसी भी व्यक्ति को बुला सकता है, किसी भी प्राधिकारी से कह सकता है कि आप कोई दस्तावेज पेश करिए, या स्वयं हमारे यहाँ हाजिर होइए, या किसी भी व्यक्ति को कंटेम्प्ट के लिए क्या कर सकता है? दंडित कर सकता है। ये किस अनुच्छेद में ये पावर वेस्टेड है? 142। बहुत ज्यादा शब्द हैं, उसको बताया जाएगा आगे, अभी तो सार ही भाई बताया जा रहा है। अर्थात अनुच्छेद 142 ध्यान से फिर समझिए। अगर कहीं कोई किसी बात के बारे में प्रावधान न हो और उच्चतम न्यायालय को लगे कि पक्षकारों के बीच पूर्ण न्याय के लिए हमें आदेश देना आवश्यक है, तो उच्चतम न्यायालय न्याय के लिए कोई भी आदेश पारित कर सकता है, लेकिन कानून के लिखित पाठ का उल्लंघन करके नहीं। तो कब पारित करेगा? तो जो बातें कानून में क्या है, न लिखी गई हो। तो इसी को तो हम साम्य कहते हैं कि जो बातें न लिखी हो उस उन बारे में आपका न्याय के आधार पर, अंतःकरण के आधार पर क्या देना? फैसला। यही साम्य है। अगला ये दूसरा देखा जाए आपका सीआरपीसी, जहां तक द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, दंड प्रक्रिया संहिता या फौजदारी प्रक्रिया संहिता की बात है, ये पावर शुद्ध रूप से इनहेरेंट किया गया है 482 के तहत केवल और केवल उच्च न्यायालय में।
आखिर 482 आज फिर समझिए क्या है। अगर किसी बात के बारे में सीआरपीसी में स्पष्ट प्रावधान नहीं है और ऐसी दशा में उच्च न्यायालय जो साम्यपूर्ण हो, जो न्यायपूर्ण हो, जो उसके अंतःकरण से बात निकले, जो उसका विवेक कहे, उस आधार पर वह क्या सुना सकता है? फैसला। लेकिन जो बातें सीआरपीसी में स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं, उनका विरोध करने की क्षमता क्या सुप्रीम कोर्ट को है कि नहीं? नहीं। अब एक दो उदाहरण तो देना ही पड़ेगा भाई। एक, जैसे कि एफआईआर आई है, अगर एफआईआर दर्ज की गई और आप एफआईआर निरस्त कराना चाहते हैं, कैंसिल या रद्द कराना चाहते हैं, तो क्या कहीं सीआरपीसी में एफआईआर को रद्द करने का अलग से किसी धारा में प्रावधान है कि नहीं? नहीं। तो बस जहां भी प्रावधान ना हो, एक लाइन दिमाग में बैठा लीजिए, कौन सी धारा? 482। मैंने एक उदाहरण हमने बताया, कहीं भी प्रावधान ना हो तो कौन सी धारा? इनहेरेंट पावर, कुछ भी हाई कोर्ट कर सकता है। एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, अब ये उदाहरण सफल नहीं है कि आपका ये जो सीआरपीसी की धारा 438 आप लोग पढ़ते हैं, जो एंटीसिपेटरी बेल या अग्रिम जमानत, ये जो धारा है, जब एनडी तिवारी थे उस समय यूपी से निरस्त कर दी गई थी। तो अब समस्या ये थी कि यूपी में तो अग्रिम जमानत का प्रावधान ही नहीं है, क्योंकि ये धारा अब हो गया है, ये धारा क्या कर दी गई थी? निरस्त। तो क्या उच्च न्यायालय जो 438 थी ये निरस्त थी, तो क्या उच्च न्यायालय, इसका मतलब ये हुआ कि यूपी के लिए ये माना जाता था कि अग्रिम जमानत के बारे में सीआरपीसी में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो फिर वही कहानी, अगर कोई प्रावधान नहीं है कानून में, तो हाई कोर्ट में अंतर्निहित शक्ति है किसमें? 482। वह जो चाहे सो कर सकता है। तो हाई कोर्ट अग्रिम जमानत देता था, लेकिन 438 तो थी नहीं, तो किस धारा के तहत? 482। मैंने दो उदाहरण पर्याप्त है, आगे और चलेगा, अभी आपका बताया जाएगा। आइए, सीपीसी की धारा 151, पिछली बार यूपीजे में आया भी था कि आपका मैंने सीपीसी की धारा 151 के तहत किन सिविल न्यायालयों में इनहेरेंट पावर समाहित हैं? तो सभी सिविल न्यायालय, हाई कोर्ट नहीं, कहाँ? सभी सिविल न्यायालयों में। यूपीजे में फिर पूछा कि प्रदान किया गया है कि निहित है। मैं क्या बार बार बता रहा हूँ, प्रदान किया गया है कि निहित है? हाँ, वेस्टेड। ये कैसी शक्ति है? सहज। बिहार जाएगा तो सहज। किस न्याय, पिछली बार जे में आया कि 151 के तहत किन सिविल न्यायालयों को ये सब शक्तियां प्राप्त हैं? तो उच्च न्यायालय, जिला जज का न्यायालय, दोनों, इनमें से कोई नहीं, दोनों। एक लाइन में दे देगा उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, इसके बाद जूनियर जज, सीनियर दे देगा उपर्युक्त सभी। तो क्या मार्क कराएंगे? उपर्युक्त सभी। यानी कि एक लाइन याद रखिए कि सीपीसी की धारा 151 के तहत सभी सिविल न्यायालयों में यह शक्ति क्या है? वेस्टेड। और केस पूछा गया था, वह केस हम बताएंगे, आपका सेठ हीरा लाल, रट कर जाइएगा कौन सा? पिछली बार ये क्वेश्चन आ चुका है जी, मैं यही एक क्वेश्चन आपको आगे बढ़ाएंगे भाई। अब आगे देखिए इसमें है क्या। अगर कोई बात सीपीसी की किसी धारा या आदेश में नहीं लिखी गई है, तो सभी सिविल न्यायालयों को ये शक्ति निहित है कि वह उस बारे में साम्य के आधार पर क्या सुना दें? निर्णय। तो किस धारा में ये दिया गया है? 151। अब आपका अनुच्छेद 226, तो भाई आपका हाई कोर्ट जाते हैं फंडामेंटल राइट के उल्लंघन पर भी और अन्य प्रयोजनों के लिए। तो जो अदर पर्पस 226 में लिखा है वह क्या है? साम्य।
भाई वह किस पर आधारित है? साम्य पर। और उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत आप जाते हैं, लेकिन दायरा सीमित है केवल किसके लिए? मूल अधिकार। फिर एक बार देखिए, मूल अधिकार और अन्य प्रयोजन के लिए आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केवल किसके लिए? फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए। तो बिहार जे में क्वेश्चन बना कि आपका विषय वस्तु किसकी ज्यादा है, 32 की कि 226 की? तो क्यों, सही बता रहे हैं, क्यों 226 की ज्यादा है? कि वहाँ फंडामेंटल राइट भी कवर होता है। भाई विधिक अधिकार ना बताइएगा, जो बेयर एक्ट में लिखी है बातें, वो पहला वरीयता, अदर पर्पज, अन्य उद्देश्यों के लिए। अब अन्य उद्देश्य में क्या है? तो सपना आ गया, तब भी चले जाइए बाबा जैसे, उसमें क्या है? कौन बाबा को सपना आया था ना? अरे बहुत विवाद उत्पन्न हुआ था, पूरा सरकार खुदाई, हाँ शोभन सरकार। तो ये सपनों का देश है। सपना आ गया कि इस मंदिर के नीचे बहुत बड़ा खजाना है, तो केंद्र सरकार लगी खुदवाई करने की। आपका अब तो खजाना मिल जाएगा। मीडिया वाले एक माह तक इतना दौड़ा दिए में, मैंने आपका समाचार कि लगा कि अब भारत सोने की, फिर क्या हो जाएगा। लेकिन वही है कि खोदा पहाड़ निकली। तो बाबा आए थे भाई हाई कोर्ट में, मैं बता दूं, 226 के तहत कि हमारे माने हमारे निगरानी में खुदाई करवाया जाए। तो अन्य पर्पज में आए थे, मूल अधिकार तो था नहीं। तो हाई कोर्ट ने याचिका ही खारिज कर दिया। कहा कि सपना से थोड़े खुदाई होगी, कुछ आधार तो होना चाहिए। इसको लिखे भाई, समाप्त हो गया। जो इतिहास था भारत में विकास का आधुनिक, इसको लिखे आज लिखवा दिया जाए। ये अभी प्री के लिए लिखवाया जा रहा है, मेंस और प्री के लिए अलग अलग नोट्स बनाया जाएगा। तो 10 पेज में हो जाएगा प्री के लिए, मेंस के लिए भी 12-15 पेज मान के चलिए। यानी कि 25 से 30 पन्ने में ये सिलेबस निपट जाएगा। लिखिए भाई विकास थोड़ा, और जो प्री में आ चुका है उसको अंडरलाइन भी करते रहे, ताकि बिहार उहार जाइए प्री देने, क्योंकि फरवरी में चांस है आने का। तो भाई पहले से तैयार है, लिखिए इसको। लिखिए इक्विटी, हेडिंग डाल लीजिए, इक्विटी, EQUITY, EQUITY, इक्विटी। हिंदी में साम्य, सा अधम य, साम्य। लिखिए भाई, लिखिए इंग्लिश शब्द साम्य, न इंग्लिश शब्द इक्विटी, इंग्लिश शब्द है भाई इक्विटी। इंग्लिश शब्द इक्विटी, इंग्लिश शब्द इक्विटी लैटिन के एक्विटास से बना है, लैटिन के एक्विटास से बना है, जिसे हिंदी में साम्य कहा जाता है। तीनों बता दिया गया आपका। इंग्लिश में इक्विटी, और लैटिन की, इसकी उत्पत्ति लैटिन के किस शब्द से हुई है? एक्विटास। और हिंदी में क्या कहा जाता है? साम्य। लिखिए साम्य कहा जाता है। इसका अर्थ होता है, यानी कि अब साम्य बार बार नहीं लिखवाया जाएगा। इसका अर्थ होता है समान या समतल बनाना, समान या समतल यानी कि प्लेन कर देना, समान या समतल बनाना। भाई आपका मिट्टी उट्टी को समतल नहीं, मैं बताया था कि जहां में विधि में क्या है, गैप है, उस गैप को क्या करेगा, उसको लिखिए। अर्थात अर्थात साम्य वह है, अर्थात साम्य वह है जो किसी मनमानी बात को, जो किसी मनमानी बात को छील कर
मैंने छिलका उतार कर, छील कर, एक समान कर देता है। छीन कर नहीं, छील कर, मैंने छिलका उतारा जाता है, छीलना। छील कर एक समान कर देता है। फिर लिखिए, साम्य विधि की पूर्ति करने वाला निकाय है। यही सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। साम्य विधि की पूर्ति करने वाला, फुलफिल करने वाला, पूर्ति करने वाला निकाय है। निकाय है जो विधि की कमी की पूर्ति करता है। जो विधि के गैप भी लिख सकते हैं, या कमी की पूर्ति करता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इसका विकास रोम में हुआ। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, इसका विकास रोम में हुआ। पहले विकास ही लिखवा देते हैं, तब नेचर लिखवाते हैं भाई। इसका विकास रोम में हुआ। लिखिए 366 ईसा पूर्व से पहले। 366 ईसा पूर्व से पहले रोम की सिविल विधि कठोर थी। सिविल विधि को नागरिक विधि भी कहते हैं, व्यवहारिक विधि। रोम की सिविल विधि कठोर थी तथा साम्य का कोई स्थान नहीं था। इसी लाइन में लिखते रहेगा, तथा साम्य का कोई स्थान नहीं था। 366 ईसा पूर्व, ये डेट अंडरलाइन कर लीजिएगा। 366 ईसा पूर्व रोम के राजा ने न्याय करने के लिए प्रेटरों की नियुक्ति की। प्रेटरों की नियुक्ति की। इसको लिखना चाहे तो पोस्ट में आगे लिख लीजिए। जो प्रेटर थे वो वर्तमान समय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समान थे। कहीं पोस्ट में लिख लीजिए, प्रेटर प्रेटर पोस्ट में लिखिएगा, ताकि भाई कोई पूछे तो बता सक। प्रेटर वर्तमान समय के, माने इस समय के, वर्तमान समय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समकक्ष थे। माने इन्हीं के पैरल थे। सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समकक्ष थे। एक लाइन पोस्ट घेर दीजिएगा, इसमें पोस्ट में लिखिएगा। देखिए हो गया प्रेटरों की नियुक्ति की। इन प्रेटरों द्वारा ही सर्वप्रथम साम्य की उत्पत्ति की गई। इन प्रेटरों द्वारा ही साम्य की उत्पत्ति की गई। इसी लाइन में लिखिए, जब भी कोई प्रेटर अपना पद ग्रहण करता था,
अपना पद ग्रहण करता था वह आगामी वर्ष के लिए वह आगामी वर्ष के लिए एक आज्ञा पत्र जारी करता था। एक आज्ञा पत्र जारी करता था जिसमें उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली उस जिसमें मतलब उस आज्ञा पत्र में जिसमें उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया के नियमों का उल्लेख होता था। प्रक्रिया के नियमों का उल्लेख होता था। पैराग्राफ चेंज करके अब लिखिएगा। प्रक्रिया के नियम बनाता था। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। कभी कभी इन प्रियटरों के समक्ष पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। कभी कभी इन प्रियटरों के समक्ष ऐसे विवाद आते थे ऐसे विवाद आते थे माने मुकदमा होता था। ऐसे विवाद आते थे जिनके लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं होता था। जिनके लिए जिनके लिए माने जिनके समाधान के लिए भाई यहाँ थोड़ा अगर आप न समझ में आए तो समाधान भी लिख सकते हैं। जिनके लिए माने जिनको सॉल्व करने के लिए जिन पर फैसला देने के लिए जिनके लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं होता था। ऐसी दशा में प्रेटर आगे बढ़िए। ऐसी दशा में प्रेटर शुद्ध अंतःकरण यानी कि गुड कंसेंस यानी कि अंतर चेतना शुद्ध अंतःकरण कामा दीजिए प्राकृतिक न्याय इत्यादि के आधार पर उस मामले में निर्णय सुनाते थे। उस मामले में निर्णय सुनाते थे। यहीं से साम्य की उत्पत्ति हुई। मैंने जो ये प्राकृतिक न्याय और अंतःकरण यहीं से साम्य की उत्पत्ति हुई या जन्म हुआ। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। प्रारंभिक समय में पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। प्रारंभिक समय में यदि किसी विवाद का पक्षकार यदि किसी विवाद के दोनों पक्षकार बना लीजिएगा। यदि किसी विवाद के दोनों पक्षकार माने वादी प्रतिवादी दोनों पक्षकार रोम के निवासी होते थे। रोम के निवासी होते थे। तब उस मामले में विधि अलग थी। तब उस मामले में विधि अलग थी तथा जिन मामलों में एक पक्षकार रोम का और दूसरा विदेशी होता था तथा जिन मामलों में
एक पक्षकार रोम का तथा दूसरा विदेशी होता था, उस मामले में कानून पृथक था। उस मामले में कानून पृथक था। लेकिन कालांतर में, यानी कि कुछ समय बाद, लेकिन कालांतर मतलब कुछ समय बाद, लेकिन कालांतर में प्रियटरों ने धीरे धीरे लेकिन कालांतर में प्रियटरों ने धीरे धीरे इस विभेद को समाप्त कर दिया। इस विभेद को समाप्त कर दिया तथा सभी के लिए एक जैसे नियम लागू किए गए। इस विभेद को समाप्त कर दिया तथा सभी के लिए एक जैसे नियम लागू किए गए। मैंने अब सबको एक कानून से शासन, चाहे देशी हो या विदेशी। इस प्रकार आपका कहाँ ये बताया गया, रोम में। अब आइए हेडिंग डाल लीजिए, ऊपर जहाँ से लिखा है भाई रोम लिख लीजिएगा। देखिए हेडिंग आपका छूट गई। अब आइए इंग्लैंड तथा साम्य का विकास, हेडिंग डाल लीजिए। तो आपका ये जो लिखवाया गया था रोम में प्रेटर से, वहाँ रोम डाल लीजिएगा। अब लिखिए हेडिंग इंग्लैंड में साम्य का विकास। एक लाइन और आपका पूछ सकता है नया क्वेश्चन, वो देखिए आपका ये पूछ सकता है कि रोम में आपका क्या साम्य न्यायालय और सामान्य न्यायालय अलग थे कि एक ही थे? तो अलग नहीं थे। ये प्रेटर जो थे, ये तो जो कानून बनाए थे राजा और या स्वयं बनाते थे उसका भी पालन करते थे, और जहाँ कानून नहीं था उसमें क्या करते थे, न्याय साम्य। एक लाइन उसमें बढ़ा लीजिए। तो भाई कहीं एक लाइन रोम में बढ़ाइए, हो सकता है कि पूछ ले, पर उसको छोड़ा ना जाए, नया क्वेश्चन आ सकता है। लिखिए रोम में सामान्य विधि, ऊपर ही पढ़ाना, इंग्लैंड में अभी नहीं पकड़ना है, इसके ऊपर कहीं लिख लीजिए। रोम में सामान्य विधि एवं साम्य दोनों का प्रशासन, दोनों का प्रशासन प्रियटर ही करते थे। दोनों का प्रशासन प्रियटर ही करते थे। ने कि कानून जो बना था उस आधार पर भी फैसला देना, और साम्य के आधार पर भी। ये अलग अलग इंग्लैंड की तरह कोर्ट नहीं थे, रोम में क्या थे, एक। भारत में भी कभी भी अलग नहीं रहा, आज भी एक ही कोर्ट है जो विधि का न्यायालय और किसका, ये नहीं कि अलग कोर्ट बना दिया गया, बस इंग्लैंड वाले अलग बनाए थे। देखिए समय भी भाई आपका, देखिए आज का जो शेड्यूल है, टीपी आज नहीं चलेगी, संविधान चलेगा केवल भाई। आपका टीपी आज रोका जाएगा, शनिवार के कारण थोड़ा देख रहे हैं गलती हो जा रही है लिखवाने में भी, तो एक सब्जेक्ट रोकना पड़ेगा, शनिवार आते आते थोड़ा दिक्कत हो जाती है।